बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आहिस्ता आहिस्ता पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, हमने हिमाटोलॉजी पढ़नी थी आज। हिमाटोलॉजी की जो स्टार्टिंग में एम्ब्रियोलॉजी है, ये एज सच इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें से थोड़े बहुत एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल ये याद रखना है कि किस वीक तक क्या किस चीज़ में हमारे पास जो है ना एरिथ्रोपोइसिस हो रही होती है। आरबीसी प्रोडक्शन जो है ना, हमारे पास फीटल एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, आरबीसी जो फीटल के होते हैं वो कब कब कहाँ कहाँ बन रहे होते हैं। ठीक है, 3 to 8 वीक में स्टार्टिंग में जो है वो यॉर्क सैक में बनते हैं। अगर हम यहाँ से ये डायग्राम को भी देखते हुए चलें, तो स्टार्टिंग में ये यॉर्क साइक में बन रहे हैं जस्ट 3 to 8 वीक तक। ठीक है, फिर ना 6 वीक से लेकर ना बर्थ तक के लीवर में बनते हैं। ठीक है, और स्प्लीन में दरमियान में बन रहे होते हैं 10 to 28 वीक्स में, और बोन मैरो में बन रहे होते हैं फिर 18 वीक से लेकर टिल बर्थ। ठीक है, अभी एमसीक्यू इन सब में से आ जाते हैं। मतलब अक्सर ये पूछ लेता है कि एरिथ्रोपोइसिस इन द लीवर वो किस वीक में हो रही होती है, स्प्लीन में एरिथ्रोपोइसिस किस वीक में हो रही होती है, या बोन मैरो में कब से स्टार्ट होती है और कब तक रहती है। ठीक है, तो ये आपने ये सारे जो 4 पॉइंट्स है ना, आपको ये अच्छे से आते हो कि किस वीक में एरिथ्रोपोइसिस किस जो है ना स्ट्रक्चर में हो रही है, किस ऑर्गन में हो रही है। ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट को हम देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट को देखने के लिए ना पहले आप लोग ये डायग्राम देखें। एक मिनट, इसमें हमारे पास ये आ जाता है सिंपल ना, ये चेन्स देख लें कि ये अल्फा चेन है। ठीक है, पर्पल वाली ये आ रही है गामा चेन, ये बीटा चेन। ठीक है, और इन दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन कैसे बनेगी। एप्सिलॉन और ईटा चेन होती हैं, स्टार्टिंग में बनती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इनको छोड़ देना हमने। अब जो हमारे पास गामा चेन है ना, ये अल्फा के साथ मिलकर ना फीटल हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर फीटल हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये फीटल लाइफ मिलेंगे, आफ्टर बर्थ ये नहीं मिलेगी। ठीक है, आफ्टर बर्थ ये बिल्कुल देखिए खत्म हो रही है, गामा चेन खत्म हो जाती है, तो फीटल हीमोग्लोबिन भी खत्म हो जाती है आफ्टर बर्थ। और जो अल्फा चेन होती है, ये क्या करती है कि हमारे पास ये बीटा चेन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन A1 बनाती है, जो कि सबसे कॉमन हमारे पास बॉडी में हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ये आफ्टर बर्थ भी ये इंक्रीज रहता है। ठीक है, ये बनना स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आफ्टर बर्थ ये इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और फिर ये थ्रू आउट लाइफ ही रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे आ जाती है एक और ये बीटा चेन हो गई। गामा देख ली फीटल के लिए, और जो है ना जिसमें एडल्ट हीमोग्लोबिन बन गया था। ठीक है, एक और होता है हमें हमारे पास ना हीमोग्लोबिन A2, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। उसमें हमारे पास जो है ना हीमोग्लोबिन A2 जो होता है उसमें सिग्मा चेन आ रही होती है। ठीक है, इसको आई थिंक सिग्मा ही पढ़ते हैं। तो वो साथ में हमारे पास ना उसके साथ ये मिलकर हीमोग्लोबिन A2 बना रहा होता है, जो कि ना माइन्यूट अमाउंट में होता है। ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट में हमारे पास पड़ा होता है, तो ये हमने देख लेना है कि फीटल हीमोग्लोबिन थ्रू आउट द फीटल लाइफ है, लेकिन आफ्टर जो है हमारे पास पोस्ट नाटल लाइफ में फीटल हीमोग्लोबिन नहीं है। एप्सिलॉन और ईटा चेन हमारे पास 6 वीक्स तक जाते ही खत्म हो जाती हैं, और फिर जो हमारे पास A1 है वो मेजर उसका प्रेजेंट होता है, और A2 हीमोग्लोबिन A2 जो है वो हमारे पास मतलब स्मॉल अमाउंट में बॉडी में होता है। फिर जो हीमोग्लोबिन A1 है ना, उसमें हमारे पास आ जाती है अल्फा और बीटा चेन। अल्फा और बीटा चेन से मिलकर ये बनता है हीमोग्लोबिन, और अल्फा और सिग्मा चेन से मिलकर हमारे पास ये बन रहा होता है। इसको आई थिंक सिग्मा बोलते हैं या ईटा बोलते हैं, पता नहीं क्या, जो भी ये है ना सिंबल। तो इन दोनों से A2 बन रहा होता है, और ये ना माइन्यूट अमाउंट में होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें यही बता रहे हैं कि फीटल हीमोग्लोबिन में A2 गामा 2। ठीक है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में A2 बीटा 2, और ये इसकी जो चेन्स होती है ना 4 होती है ना, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, दो दो आ रही होती हैं, तो इसलिए वो अल्फा 2 या गामा 2 आ जाएंगे साथ, तो वो फीटल बन जाएगा। अल्फा के साथ 2 बीटा चेन्स आ जाएंगी, तो वो एडल्ट हीमोग्लोबिन बन जाएगा हमारे पास। और इसी तरह से ना फीटल हीमोग्लोबिन का वो ये बता रहे हैं कि इसकी ना एफिनिटी जो होती है ना ऑक्सीजन के लिए हायर होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक तो ये 2,3-BPG के साथ बाइंड नहीं करे देता। 2,3-BPG का मैंने आपको काम बताया था, एनीवन किसी को याद हो कि 2,3-BPG क्या कराता है। ठीक है, 2,3-BPG जो है उसका आप मुझे फंक्शन बताएं कि उसका क्या फंक्शन है। एनीवन किसी को याद हो तो मैंने बताया था। किसी को भी नहीं आता। ये अनलोडिंग कराता था ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से। ऐसे ही था ना, हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन की अनलोडिंग कराता था, खुद जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता था, जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है। ठीक है, और वहां से ऑक्सीजन की अनलोडिंग करा देता था। अब जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना, उसकी एफिनिटी नहीं होती। ठीक है, वो 2,3-BPG के साथ बाइंड नहीं करती।
वो 2,3-BPG के साथ ना इतनी अच्छी तरह से बाइंड नहीं करेगी, तो किससे क्या होगा कि वो ऑक्सीजन को अपने पास ज्यादा अटैच रखेगी, और इसको ना ज्यादा टाइम तक अपने साथ ऑक्सीजन अटैच चाहिए होती है, क्योंकि इससे प्लेसेंटा को क्रॉस करके ना आगे जाना होता है, ठीक है। प्लेसेंटा को क्रॉस करके आगे मूव करना, और फिर फीटल सर्कुलेशन से ना इसने ऑक्सीजन लेनी होती है, जो मेटर्नल हीमोग्लोबिन है ना वहां से। तो ये आपने कॉन्सेप्ट देख लेना है। आपको ये पता हो कि फीटल हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी चेन आती हैं, एडल्ट में कौन कौन सी हैं, A2 जो है स्मॉल अमाउंट में पड़ी होती है, उसमें कौन कौन सी चेन है, ठीक है। एडल्ट हीमोग्लोबिन है जो कि ना स्मॉल अमाउंट्स में बॉडी में होती है। फीटल हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होती है। ये सारे MCQ पॉइंट्स हैं। अच्छा, अभी यहाँ बस ब्लड ग्रुप्स आ गए, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ना हम देख रहे होते हैं कि अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है ना, तो ब्लड ग्रुप ए का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर ना एंटीजन ए लगी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है, ब्लड ग्रुप ए के ऊपर एंटीजन ए है, ठीक है, और ब्लड ग्रुप बी के ऊपर एंटीजन बी है। अब जो एंटीजन होती है ना, वो एंटीजन तो प्रेजेंट है। अब जाहिर सी बात है ना कि हमारी बॉडी में एक एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी ना। एंटीबॉडीज तो बनती है फॉरेन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट, ठीक है। जो हमारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज आ जाती है जो हमारे जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसके अगेंस्ट बनती है एंटीबॉडीज ना। तो अब जो एंटीजन इसके पास नहीं होगी ना, ए के पास, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होगी, जैसे कि एंटी बी एंटीबॉडी। इस तरह से बी पॉजिटिव जो ग्रुप होता है उसके पास बी एंटीजन नहीं है, तो उसके पास ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी पड़ी हुई होगी, ठीक है। ए बी में फिर दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडीज पड़ी होंगी, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ताकि क्योंकि अक्सर ये ना इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड ना, कि क्या मसला हुआ कि एंटीबॉडी, आपको थोड़ा सा इसलिए ना आइडिया हो। आगे हम ये दो टेस्ट देखते हैं तो उससे भी आपको अंदाजा होगा कि मैं ये क्यों बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये आपने देख लेना कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकते हैं ना, ठीक है। अब ए वाला ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन ये ए बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। मतलब किसको दे सकते हैं किसको ले सकते हैं, ये आप लोगों ने देख लेना है। एक की मैं एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी आपके लिए सारा जगह। जो ए वाला है ना, ठीक है, इसके अगेंस्ट है बी के अगेंस्ट एंटीजन। अब जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों के अगेंस्ट एंटीजन होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज होती हैं। तो और जो मतलब ये एक तो ये अपने आप को देगा ना, अपने जैसे को, ठीक है, कैन रिसीव, सॉरी, ले सकता है। और दूसरा ये ना ओ से ले सकता है। अब जिससे ले रहे होते हैं ना, उसकी एंटीबॉडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितनी हमारी अपनी बॉडी की एंटीबॉडी है, जो कि फॉरेन के अगेंस्ट रिएक्ट करेगी ना। तो इसलिए कि ओ के पास बेशक बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी है, ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी है, लेकिन ओ जो है ना वो यूनिवर्सल जो है डोनर होता है, वो सबको दे सकता होता है ब्लड, ठीक है। क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, ओ के अगेंस्ट ना। अच्छा, एक मिनट। जी अनम। वालेकुम, सॉरी मैम डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं सिर्फ पूछी थी, आपने अभी क्लास शुरू किया है या पीछे का एक पेज जो रह गया वो पढ़ा चुकी हैं? हाँ, मैंने तो ज्वाइन पीछे वाला पेज हो गया है। वो हो उसमें गया ना है। जस्ट, हाँ, उसमें जस्ट MCQs थे। कोई ज्यादा वो कॉन्सेप्ट इतना नहीं था। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा, वो आप वहां से देख लीजिएगा। MCQs ही मार्क करे हैं मैंने। चले ठीक है, ओके। ओके। अच्छा, अब ये हम लोग एंटीबॉडीज का देख रहे थे, तो उसमें यही है कि जो हमारे पास ए है ना, अब इसके पास बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। इसके पास जस्ट बी के अगेंस्ट पड़ी हुई है, तो बी तो नहीं आ सकता ना, इसको बी पॉजिटिव ब्लड किसी सूरत नहीं दे सकते हम, लेकिन ए दे सकते हैं, क्योंकि ए वो तो इसी के सिमिलर है। साथ में हम ओ दे सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। ना ए एंटीजन, ओ के पास जो है ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। अगर मतलब एंटी बी एंटीबॉडीज पड़ी हुई है ना ए ब्लड ग्रुप वाले के पास, तो ओ ब्लड ग्रुप जो आएगा ना, वो उसकी जो आरबीसीज है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। मतलब यही होता है ना कि जब दूसरा ब्लड आया है, तो हमारी रिएक्शन यही हो रहा है कि कोई भी रिएक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में जो हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या किसी भी तरह का, तो ये होता है कि बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम ना ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, इम्यून रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो उसमें बेसिकली हो यही रहा होता है ना कि कोई भी ऐसी चीज आई है बॉडी में जिसके अगेंस्ट बॉडी ने रिएक्ट की है, और उस वजह से जो है ना साइन सिम्टम्स आ रहे हैं। अब यही होगा कि हमारे पास जब कोई ऐसी एंटीजन आई ही नहीं है, मतलब ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो बेशक बॉडी एंटीबॉडी पड़ी हुई है बी के अगेंस्ट, लेकिन वो उसके साथ रिएक्ट तो नहीं करेगी ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इसी तरह से बी वाले केस में भी यही है कि बी और ओ दोनों दे सकते हैं, ठीक है। ए बी वाले में भी यही है। तो इस तरह से आपने बाकी सारे देखते जाने हैं। अब किससे
ये ए खुद किसको दे सकता है, ये जो है ना ए को दे सकता है, साथ में ना ये ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, ए बी वाला जो है, अब जिसके पास ना ए बी एंटीजन है ना, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, हमने ये देखा ना, ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो जब ए वाला ए बी को देगा, तो जाहिर सी बात है, जब कोई एंटीबॉडी है ही नहीं बनी हुई, तो फिर वो रिएक्ट भी नहीं करेगी उसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो ओ, हम ओ का कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि ओ हमने दिया, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जो ओ है उसके पास एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी तो थी, मतलब रिएक्शन होने के लिए एंटीबॉडी एंटीजन दोनों का होना जरूरी है। यहाँ पे जो हम केस देख रहे थे, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो दे सकता है ए को, तो उसमें ओ के पास एंटीजन नहीं थी। ठीक है, इसलिए रिएक्शन नहीं होना था। यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं कि ए जो है वो ए बी को दे सकता है, तो ए के पास बेशक जो है एंटी बी एंटीबॉडी है, लेकिन ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ए है ना बी है। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर हमने इसमें देख लेना है आगे, ये आपने इस तरह से देख लेना है। बाकी जो आर एच क्लासिफिकेशन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये होता है कि आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव वाला, कि जो है अगर आर एच डी एंटीजन है हमारे पास आर एच के ऊपर, तो ये पॉजिटिव में आएगा, अगर नहीं है तो फिर ये नेगेटिव में आएगा, और उसके अगेंस्ट एंटी आर एच डी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, आर एच नेगेटिव वाले के पास जो है आर एंटीबॉडी होती है, और आर एच पॉजिटिव के पास जस्ट एंटीजन होती है, एंटीबॉडी नहीं होती प्रेजेंट। ठीक है, ये आपने देख लेना है। तो उसके अलावा ना पहले हम ये दो डिजीजेस देख लेते हैं, आर एच हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न एंड एबीओ हिमोलिटिक डिजीज। ठीक है, अब आर एच डिजीज और एबीओ हिमोलिटिक डिजीज में, इसमें आप ना देख लें तो सिंपल पता भी लग रहा है कि आर एच वाली में ना हमारे पास क्या है, जो मसला आ रहा है वो आर एच फैक्टर का आ रहा है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कैपिटल डी एंटीजन अगर होगी तो आर एच पॉजिटिव होगा, और अगर डी एंटीजन नहीं होगी तो आर एच नेगेटिव होगा। अब जहाँ पे एंटीजन है तो वहां तो उसमें ना उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे आर एच नेगेटिव है तो उनकी में एंटीबॉडी होती है आर एच के अगेंस्ट। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब हमने ये देखना है कि पहले हम सिंपली जो एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ के आए हैं, एबीओ हिमोलिटिक डिजीज में क्या हुआ कि पेशेंट जो थी वो टाइप ओ थी, प्रेग्नेंट वुमेन, उसका बेबी या तो ए हो गया या बी हो गया फिटस। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारे पास ए ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, लेकिन ए के अगेंस्ट नहीं होती, ए तो उसकी अपनी एंटीजन है। इस तरह से बी वाला जो होगा उसके पास ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी, लेकिन बी के अगेंस्ट नहीं होंगी, क्योंकि बी की उसकी अपने पास एंटीजन पड़ी हुई है। लेकिन मदर अगर जो है टाइप ओ है, तो उसके पास एंटीबॉडीज जो होंगी ना वो ए एंड बी दोनों के अगेंस्ट होंगी, तो वो एंटीबॉडीज जाके फीटल आरबीसीज के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकती हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन काज करा सकती हैं। और यही होता है, वो जो प्री एग्जिस्टिंग प्रेग्नेंट पेशेंट की एंटी ए एंटी बी जो एंटीबॉडीज है ना, और ये होती, और ये सबसे बड़ी बात ये ना आईजीजी होती हैं। ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि इजीली ना प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, आईजीएम वाली क्रॉस नहीं करती होती है, हम इम्यूनोलॉजी में देखेंगे कौन सी करती है कौन सी नहीं। तो ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज है ना, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं। ठीक है, और फीटल एंड न्यूबॉर्न जो है ना उसकी आरबीसीज को अटैक करेंगी और हिमोलिसिस स्टार्ट करा देंगी। ठीक है, ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन होने लगेगी। अब जब ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, ये माइल्ड से रिएक्शन होता है, इतना ज्यादा स्वेयर नहीं होता। तो हमने पढ़ा था, हम लीवर में पढ़ के आए हैं, जब ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो रही है, तो क्या बन रहा है, बिलीरुबिन बन रहा है। बिलीरुबिन बॉडी में ज्यादा होगा तो वो क्या कराएगा, जॉन्डिस। तो पेशेंट में क्या होगा, न्यूनेट में जॉन्डिस हो रहा होता है विद इन 12-24 आवर्स ऑफ द बर्थ। ठीक है, अनलक आरएच हेमोलिटिक डिजीज, इसमें ये नहीं होता कि अब हम उसमें अभी पढ़ेंगे कि फर्स्ट बर्न बेबी जो है ना आरएच में नहीं अफेक्ट होता। तो इसमें हमने ये देखना है कि इसमें जो है फर्स्ट बर्न बेबी भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड बर्न वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सिंपली यही हुआ कि फर्स्ट बेबी में ही प्रेग्नेंट वुमन जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ था, उसके फीटसेस जो है उनका या तो ए है या बी है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है और हिमोलिसिस स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट बर्न बेबी जो है ना वो भी अफेक्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट में सिंपली हम फोटोथेरेपी दे रहे होते हैं या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करा रहे होते हैं। लेकिन जो आर एच हिमोलिटिक डिजीज है उसमें क्या होता है कि अब पेशेंट जो है वो आर एच नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव वाले में हम ऊपर क्या देख के आए हैं कि इसके पास जो है ना आर एच नेगेटिव वाले के पास क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। ठीक है, आर एच नेगेटिव वाले के पास जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट है, अब ये एंटीबॉडी रिएक्ट कर सकती है, लेकिन आर एच पॉजिटिव वाले में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है ना, नन, कोई एंटीबॉडी नहीं है।